वाली बातें मनी इजीली हम समझ सकते हैं, डेली लाइफ में हम मनी यूज करते हैं। कहीं पे भी जब आर्थिकता जिसको इकोनॉमी कहा जाता है तो उसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है वो मनी। जिस काम में मनी इन्वॉल्व नहीं है या जिसमें हम कुछ कमा नहीं रहे, खर्च नहीं कर रहे, वो एक्टिविटी नहीं। मनी जो आर्थिकता का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, तो इसको एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है कि आपने किसी से कोई चीज ली, उसके बदले में कोई आपने पेमेंट कर दी, तो एक्सचेंज हो गया। यूनिट ऑफ अकाउंट, जो हमारा खाता है उसका एक यूनिट मनी होता है, रुपीज में या डॉलर्स में। स्टोर ऑफ वैल्यू, किसी कंपोनेंट की, किसी प्रोडक्ट की कितनी कीमत है वो भी मनी से डिसाइड होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड होता है कि जैसे आप ऐसे कहो कि कोई पेमेंट हमने 3 साल पहले करनी थी, वो स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी। अब 3 साल बाद, मान लो 3 साल पहले हमने किसी को 20 लाख रुपए देने थे, अब हम 3 साल बाद कहते हैं कि हम दे सकते हैं, आपको 20 लाख रुपए देते हैं। पर एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट आप उसकी कीमत देखोगे कि मनी की कीमत आज कितनी है, तो उसके हिसाब से आप पेमेंट करोगे। तो उसके लिए भी आपको मनी की समझ होनी जरूरी है। और जो भारत का मॉनेटरी सिस्टम है, मौद्रिक सिस्टम, मौद्रिक, मुद्रा, हिंदी में मुद्रा कहते हैं, इन इंग्लिश में मनी, मॉनेटरी सिस्टम, ये धीरे 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 एक डिवेल्प हुआ है, इवॉल्व हुआ है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत मेजर पिवटल रोल प्ले किया है या कर रहा है। किस किस तरह से वो देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मैनेज कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। अब आगे कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं। जैसे करेंसी, भारत की जो करेंसी है उसको INR कहा जाता है, रुपीज है, इंडियन रुपी। और जो RBI है वो इसके कॉइन्स और नोट्स को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑन बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इशू करता है। अब इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत होती है, नीति, मौद्रिक, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो RBI बनाता है इसको, इससे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कि महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना कैसे करना है। मैनेज लिक्विडिटी, जो पैसा, जो मनी फ्लो कर रही है उसको कैसे मैनेज करना है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स आर्थिक स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। इसको आप ऐसे समझ लो कि डॉलर का कंपैरिजन में रुपीज है, मान लीजिए $1 85 रुपीज का है, तो ये 85 पे मेंटेन रहे, इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए, बस इतना ही। ऐसा ना हो कि 84 से सीधा 120 चला गया, 125, कभी फिर से 115, कभी 135, वो इनस्टेबिलिटी है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक पॉलिसी बनाती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। कौन बनाती है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फाइन फिस्कल ईयर 23 और 24 में जो मेन उनका फोकस था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और जो लगभग 6.5% तक कंट्रोल किया गया। और इसमें इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक, अभी जो एरा टाइम चल रहा है वो है पोस्ट पैंडेमिक। पैंडेमिक का जो नुकसान हुआ, इकोनॉमिक नुकसान हुआ है या डैमेज हुआ है, उससे कैसे अपने आप को रिकवर कर पाना, उसको मैनेज करना, ये इसका फोकस सारा का सारा इसी पे है। मतलब 1-2 साल में या लास्ट ईयर 23-24 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस पे फोकस है। नेक्स्ट, अब डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं।
आजकल गवर्नमेंट ने सारी पेमेंट्स लगभग डिजिटलाइजेशन कर दी है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, जैसे यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इसका टर्म है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसको फैसिलिटेट किया गया है। उस प्लेटफॉर्म पे हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूपीआई में 50 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस कर गई हैं पिछले साल 23-24 में। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। इंडियन बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। इसमें बहुत सारी बॉडीज आ गई, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, पेमेंट बैंक्स आ गए। तो इसके बारे में की पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर 23-24 के दौरान, मतलब लास्ट ईयर, लास्ट फिजिकल ईयर अभी चल रहा है 24 एंड 25, भारत में 12 जो थे, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 46 फॉरेन बैंक्स हैं, और बहुत सारे रूरल रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अब ये रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। आरबीआई बहुत, जो रिफॉर्म्स कौन लेके आता है? आरबीआई। आरबीआई ने बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी तक इसमें किए हैं, तो जिससे कि ये जो सेक्टर रोबस्टनेस की, इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इस सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। इसमें स्ट्रिक्टर नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट, एनपीए, कोई लोन लेता है बैंक से, तो बैंक का वो एसेट बन गया कि इसको हमने लोन दिया, इससे हमें इतनी अमाउंट मिलेगी, इतना इंटरेस्ट हम लेंगे। पर वो अगर लोन वापस नहीं होता तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रिक्टर होने के लिए, डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए रिफॉर्म्स, डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आरबीआई रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमने ये भी पढ़ा, प्रधानमंत्री ने जन धन योजना चलाई, जिससे ऐसे मिलियंस अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स, जिनका बैंक में खाता नहीं था, उनको फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर सिस्टम में लेके आए। और इसमें कहा गया है कि 480 मिलियन प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर खाते, अकाउंट्स खोले गए, इतने ज्यादा खोले गए। अब नेक्स्ट इसमें आता है इंश्योरेंस इन इंडिया। तो भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है जनरल इंश्योरेंस। और इन पे जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। अब इसके की पॉइंट क्या है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसमें LIC का नाम मेन आता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वो एक डोमिनेंट प्लेयर है, सबसे बड़ी मतलब कंपनी है। पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी, उन्होंने भी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेनिट्रेशन रेट है वो है 3.2%, मतलब मार्केट में किस तरह से ग्रो कर रही है। पिछले साल अगर 100 था तो 103.2 ये पेनिट्रेशन होगी। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में सारे आ जाएंगे, हेल्थ, मोटर, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इसका जनरल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन रेट है 1%। अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई गई है, PMJJBY। और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसने इंश्योरेंस कवर को, जो अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन थी,
मतलब जो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आ रही थी, उनको भी एक इंश्योरेंस कवरेज दी है। अब बैंकिंग इन इंडिया, इसमें हम देखें इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग इंडिया, बैंकिंग सेक्टर हमने पढ़ा। अब इसमें स्ट्रक्चर देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स किनको कहते हैं, जिसका मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास हो, मतलब गवर्नमेंट के बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। और ये पढ़ा हमने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम्पल हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो, जिनको प्राइवेट एंटिटीज, दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट लोगों, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा चलाए जाने वाले। तो इनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ये आएंगे। देन फॉरेन बैंक, तो कुछ इंटरनेशनल बैंक्स वो भी इंडिया में ऑपरेट करते हैं, सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। पर ये सारे जो इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं, वो सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही चलती हैं। फिर रीजनल रूरल बैंक्स की बात आती है, तो ये बैंक्स रूरल एरिया पे फोकस करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बैंकिंग सर्विसेज किनको, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं ये, तो इनकी है आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपी बैंक, ये सारे रीजनल बैंक्स में आ गए। देन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो बैंक्स हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जनरली ये रूरल एरिया, गांव के एरिया या सेमी अर्बन एरिया, छोटे, बहुत छोटे शहरों में कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। आगे बात करते हैं पेमेंट्स। तो बैंकों में जो पेमेंट्स है, प्रोवाइडिंग लिमिटेड सर्विसेज सच एज पेमेंट्स, रिमिटेंस सर्विसेज। तो इसकी एग्जांपल है जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये पेटीएम सर्विस भी है, पेटीएम हम करते हैं। या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट्स बैंक, तो पोस्ट ऑफिस में भी पेमेंट्स होती हैं। तो ये बैंकों के अलावा दूसरे सिस्टम भी हैं जो पेमेंट के, जनरली पेमेंट और रिमिटेंस के लिए यूज किए जाते हैं। अब फाइनेंशियल डाटा जो है 23-24 के लिए, टोटल डिपॉजिट इंडियन बैंक्स में लगभग 160 लाख करोड़ था। टोटल एडवांस जो प्रोवाइड किया गया बैंक्स को, बैंकों के द्वारा 120 लाख करोड़ था। ग्रॉस टोटल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे वो अराउंड टोटल एसेट का 6.5% था। तो ये 6.5 बैड लोन्स को इंडिकेट करती है सिस्टम में। नेट प्रॉफिट जो हुआ कमर्शियल बैंक्स को, वो अप्रोक्सीमेटली ₹1.8 लाख करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट्स की गई हैं। तो इन डेवलपमेंट्स में डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव, जो हमने देखा कि डिजिटलाइज किया जा रहा है पेमेंट्स को। यूपीआई ने 10 मिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ के हिसाब से रिकॉर्ड की हैं। मर्जर ऑफ बैंक्स, तो गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि वो बैंक्स को अब मर्ज करती जा रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक दूसरे में, जिस तरह से कि जिससे कि जो एक इंडिविजुअल की बजाय स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बनती चली जाएं। जैसे मर्जर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, तो एक बड़ा जो पंजाब एंड सिंध बैंक को मर्ज कर दिया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में हमने पढ़ लिया, तो जिसमें टोटल अकाउंट 48 करोड़ से बढ़ गए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं। तो इसका चैलेंज और फ्यूचर आउटलुक देखें। एक तो एसेट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी मतलब
आप ठीक है इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, फिर भी एनपीए जो है एक कंसर्न बात है कि एनपीए जो बैड लोन्स हैं उनको कैसे रिकवर या रिजॉल्व किया जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो सो दैट कि कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। रेगुलेटरी चेंजेस हैं, न्यू गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन बैंकिंग गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारा मतलब फ्यूचर के इसमें आ जाते हैं। फिर हमने थोड़ा इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में कल पढ़ा था, तो आज हम इसको इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें इनकम टैक्स की बात आती है। तो इनकम टैक्स में ये स्लैब्स दी गई हैं। तो 23-24 के लिए ये क्या थी कि अप टू 3 लाख अगर इंडिविजुअल इनकम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 20% 15 लाख से अबव 30%, और हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो था वो 37% से रिड्यूस करके 25% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स, अगर डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ है तो उसका 25% टैक्स रेट, उस पर 25% टैक्स रेट रहेगा, और दूसरी कंपनीज के लिए 30% टैक्स रेट रहेगा। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेवीड है, मतलब अलग अलग स्टेजेस के ऊपर ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इसके जो रेट्स हैं 5%, 12%, 18% एंड 20%, डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट ने अलग अलग एक लिस्ट बना रखी है गुड्स और सर्विसेज की, तो उसके अकॉर्डिंग जीएसटी लगता है। कस्टम ड्यूटी, तो जो इंपोर्ट होके यहाँ पे कोई गुड्स आती हैं उनके ऊपर कुछ ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है जो बाहर से मंगवाई जाती हैं। एक्साइज ड्यूटी, तो यहाँ पे ही जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाने वाली कुछ गुड्स के ऊपर, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। टैक्स रेवेन्यू, ये हमने 23-24 में इसको प्रोजेक्ट किया गया 30.43 लाख करोड़, जिसमें से 9 लाख करोड़ तो इनकम टैक्स ही है, 7.2 लाख करोड़ ये कारपोरेट टैक्स है, और जीएसटी की कलेक्शन है 13.1 लाख करोड़, ये जीएसटी की कलेक्शन है। तो इंडियन इकोनॉमी जो टैक्स जो बढ़ रहे हैं, तो लगभग जो इनकम है वो 7.3% से ग्रो कर रही है, और इसमें जो ग्रो कर रही है उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसे लगाए जा रहे हैं, कैपिटल लगाई जा रही है, वो जो है लगभग ₹10 लाख करोड़ है। इसमें प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन एनहांसमेंट, और जैसे एनहांसमेंट ऑफ पीएम आवास योजना ट्राइबल एरियाज को, दूसरे आवास योजना को, ठीक है, इन सारे को ग्रो कराना, या और भी जो भी डेवलपमेंट है उनके लिए जो पैसा है इन्हीं से लगाया जा रहा है। उसके लिए कितना रखा गया? ₹10 लाख करोड़। अब यूनियन बजट की बात करते हैं। 23-24 में बजट हाइलाइट्स हैं थोड़ी सी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहले बात करते हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर भारत में लगभग जीडीपी का 17%
जो है शेयर करता है, मतलब इसको प्रोवाइड करता है। और इसमें 27.3 मिलियन वर्कर्स हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हैं। तो इसमें अब की इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं? ऑटोमोटिव, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसकी की इंडस्ट्रीज हैं। अब फिस्कल ईयर में लगभग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जो भेजा गया, वो यूएस डॉलर 447.46 बिलियन इतना एक्सपोर्ट किया गया, जो पिछले सालों से, प्रीवियस ईयर से 6.03% ज्यादा था, ग्रो किया है। तो अब इससे जो है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सस्टेन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, सस्टेन का मतलब जो बनी रहे, ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है कि आगे जाके इस तरह से ग्रोथ होगी। जो क्यों होगी? क्योंकि अब ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें आ रही हैं। फिर नेक्स्ट है स्टील इंडस्ट्री। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का ग्लोबली अगर हम बात करें, और इसकी फिजिकल ईयर 23 में 125.32 मिलियन टन्स की आउटपुट रही है। तो ये जो सेक्टर है, इसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, जिससे ये था कि पॉलिसी का करने का मतलब था कि पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन 160 किलोग्राम करनी है 2031 तक। तो उससे जब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है और दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, तो स्टील इंडस्ट्री भी, स्टील सेक्टर भी ग्रो करता जा रहा है। अब फिजिकल ईयर 24 की बात है कि प्रोडक्शन को एक्सपेक्ट किया गया है कि ये 119.17 मिलियन टन तक इंक्रीज कर सकता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये फोर्थ सेक्टर लार्जेस्ट इंडिया में है। इसको ई कॉमर्स जो एक्सपेंड कर रहा है, ई कॉमर्स मार्केट की वजह से, और इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के पास खर्चने को पैसा भी बढ़ रहा है, इसलिए ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो सेक्टर है ये इंक्रीज कर रहा है। तो ई कॉमर्स ने एंटिसिपेट किया है कि 83 बिलियन से 22 में जो 83 बिलियन का मार्केट थी, वो इंक्रीज 26 तक 185 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से आगे? ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग, जो भी ऑनलाइन हम परचेज खरीद करें, आजकल सब्जी तक ऑनलाइन परचेज की जा सकती है, तो वो सारे के सारे इसमें ही आ जाते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी जो है वो भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज पे एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। इंडिया इंडस्ट्री 4.0 फोकस, तो ये इसमें किस चीज को इंटीग्रेट किया गया? 4 का मतलब साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्लेक्सिबल मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। तो इससे फिर जब इन सबको, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना है, तो उससे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। फिजिकल ईयर 24 के लिए ये किया गया कि इसको माना गया कि 6 to 6.8 तक ये
इंक्रीज करेगी, प्रोजेक्ट किया गया है। तो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इनहैंसिंग स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारे इसके साथ आएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 23-24। इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 23 इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस की, तो फिजिकल ईयर 23-24 में एक मिक्स्ड सा ही ट्रेंड आया है, जिसमें एक्सपीरियंसिंग रोबस्ट ग्रोथ, मतलब अच्छी ग्रोथ हुई है, पर साथ में कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ उसको मेजर करने के लिए होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये 5.8% है कंपेयर टू 5.2% इन प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो पिछले सालों में 5.2% का इंडेक्स था, अब 5.8% का 23 में रहा है। पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग, उनमें डिक्लिनेशन शो हुई है। तो इस तरह से मिक्स्ड से ही रिजल्ट आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू किया है 4.7 ईयर ऑन ईयर अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ 2023। अगर अप्रैल जून क्वार्टर की देखें तो 4.7% ग्रो किया है, ग्रो हुआ है। प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स जो है 4.9% ग्रो की हैं। कंस्ट्रक्शन गुड्स जो है 14.0%, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में 10.7%, माइनिंग में मार्जिनल ग्रोथ जो थी 4.9%, इसमें उतनी ग्रो नहीं है, ये डिक्लाइन हुआ है। कंज्यूमर गुड्स में मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं। तो ड्यूरेबल 2.8%, और जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो 2.8% तक सिमट गया। पर जो नॉन ड्यूरेबल्स हैं वो 6.7% तक रेज हुए हैं। अब इसको नेक्स्ट 23-24 में ये प्रोजेक्टेड है कि जीडीपी ग्रोथ 7.3% है। तो अगर ये 7.3% है तो इसका मतलब कि ग्लोबल चैलेंजेस तो हैं, पर फिर भी ये इंक्रीज हुआ है। सेक्टरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। अब अलग अलग सेक्टर्स में इसकी डेवलपमेंट देखें। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, तो एग्रीकल्चर और उसके साथ इसमें सारे लाइव स्टॉक, पशुपालने, फॉरेस्ट्री, जंगल, जंगलों से मिलने वाले जो जैसे हनी या कुछ और जो लकड़ी है या और चीजें, फिशिंग और मच्छी पालन, ये भी इसमें थोड़ी मॉडेस्ट ग्रोथ हुई है 1.8%। ये स्लोअर ग्रोथ है, ये इसलिए हुई क्योंकि अनफेवरेबल वेदर कंडीशन। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन में अगर वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है तो उतनी ग्रोथ नहीं होती। पर रबी में पॉजिटिव इन्हेंसमेंट हुई है, लगभग 709.09 लाख हेक्टेयर्स 2023 में था, अब 709.29 लाख हेक्टेयर्स 23 में हुआ है। तो गवर्नमेंट ने अब एमएसपी भी इंक्रीज की है। तो रबी मार्केटिंग सीजन में रेंजिंग फ्रॉम 2% से इंक्रीज करके अलग अलग पॉइंट्स पे 2 से किसी के 2 अप टू 9.1% तक इंक्रीज की है।
इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 11.6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमने पढ़ लिया, 10.7% इंक्रीज है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट है 10%। जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। बट अच्छा, नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपोर्ट्स। ट्रेड एक्सपोर्ट मतलब व्यापार करना और एक्सपोर्ट बाहर भेजना। तो इसमें जो 23-20 में, अप्रैल 23 और मार्च 24 तक ये $437 तक पहुंच गया ट्रेड, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट का एक प्लान है कि उसका एम है कि 2030 तक ये $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया से करेगी। ठीक। और अब इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में 48th रैंक मिला है। तो जो 48th रैंक मिलने का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में अब इंडिया का जो रोल है उसको एक्सेप्ट किया जाने लगा है कि ये भी कुछ हम इंडिया मतलब एक्सपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो बाहर की कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी, इंडिया में प्लांट्स लगाएंगी और इंडिया में जो है अपना ट्रेड एक्सपेंड करेंगी। तो भारत ने जो कंटिन्यूसली एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, मतलब एफडीआई बड़ी है, तो लगभग अब दिसंबर 23 तक, अप्रैल 2000 से लगे तो 23 तक 971 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स ये हैं कि भारत का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से रेगुलेट किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, डिजिटाइजेशन की जाए कि और फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट भारत में हो। अब इसमें कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो उनमें एक तो हमने ये पढ़ा ही है अभी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। तो ये कहाँ पे आ गया, 159.2। तो ये स्टेडी इंक्रीज शो कर रहा है, आईआईपी एक हो गया। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन पे जो है 5.69% तक इन हो गया है। इसका मतलब ये महंगाई का है। महंगाई जो है वो कितनी बड़ी है, 5.69% की ग्रोथ हुई है महंगाई में, इन्फ्लेशन में। अगर ज्यादा होगी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, जिसका मतलब ज्यादा महंगाई बढ़ी। फिर आता है कि जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, इसमें रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है, 1.78 लाख करोड़, ये भी हमने पढ़ा। तो इसमें सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन एवर, मंथली वाइज जो है अगर कलेक्शन की जाए तो सेकंड हाईएस्ट में ये भारत में रही है। तो इस तरह से ये हमारे इंडस्ट्रियल
ग्रोथ को हमने देखा। अब आगे देखते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें अब आपको लगेगा कि कुछ डाटा, वही डाटा तो वही है कि आईआईपी क्या है, ठीक है, जो हमारे कितने टैक्सेस है, जीएसटी क्या है, पर उसको अलग अलग एंगल से स्टडी किया गया है। हर पॉइंट को अलग अलग पॉइंट से लेके जा रहे हैं। अभी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो ट्रेड का मतलब कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक फॉरेन ट्रेड में डायनेमिक्स शो किया गया, मतलब भारत ने कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस शो की है। किस तरह से शो किया एक्सपोर्ट में? भारत का एक्सपोर्ट जो था वो 2024 जनवरी तक, मतलब लास्ट जनवरी 2023 से अगर देखें तो 36.92 बिलियन तक ये पहुंचा है। इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब एक्सपोर्ट में क्या क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल से बनने वाले जो डीजल है, गैसेस हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, ये एक साइन होता है कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायर्ड है। तो इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायर्ड होने से भारत को, मतलब कंट्री को क्या जनरेट हो जाएगा? मनी जनरेट होगी और एम्प्लॉयमेंट भारत में ही बनेगा, फैक्ट्री भारत में ही लगेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उतना हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारी मनी वो इम्प्रूव करेगी। अब इसमें अगर सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही देखें, वो 6.57%, 6.5% को, इसको ऐसे ले लिया करो आप, क्योंकि हमें ये याद नहीं रखने हैं, सिंपल समझना है कि कुछ इंक्रीज कैसे हो गया है। पहले पिछले साल अगर $100 का, $100 का हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे बाहर, इस साल हमने $106.57 के भेज दिए। इस तरह से 6.5%। तो ये टोटलिंग 8.21 बिलियन US डॉलर। इंजीनियरिंग गुड्स भेजे हैं, 4.2% इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 9.31% इंक्रीज हुआ है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 6.84% इंक्रीज हुआ। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वो भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनको इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स इससे ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में भारत की बनी हुई उनकी इंक्रीज हुई होगी, तभी ये इंक्रीज हुआ है। अब दूसरा है, एडिशनली हम इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसमें तंबाकू, मीट, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मसाले जो स्पाइसेस हैं, ये भी भारत से बाहर जाते हैं और इसमें भी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। अब भारत बाहर से भी कुछ मंगवाते हैं हम, दैट इज इंपोर्ट। तो जनवरी 2024 में हमने 70.46 बिलियन का जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में मंगवाए हैं। अब ध्यान देना, ये है 70.46 US डॉलर बिलियन में। अब भेजे कितने हैं हमने? भेजे हैं 36.92 बिलियन US डॉलर का सामान हमने बाहर भेजा। तो इसका मतलब हम मंगवा ज्यादा रहे हैं, भेज ज्यादा रहे हैं। सॉरी, भेज हम कम रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। कोई कंट्री जो ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है वो नेगेटिव इकोनॉमी में आता है, डाउन में आता है। बैलेंस में अगर दोनों, जितने हमने भेजे हैं उतना मंगवाया तो ये बैलेंस हो गया। अगर हमने ज्यादा भेजा है, जो कंट्री ज्यादा बाहर कर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कम मंगवाते हैं, उनकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है बढ़िया है और उनको मंगवाने की जरूरत कम पड़ रही है,
बल्कि उनके प्रोडक्ट बाहर ज्यादा बिक रहे हैं। पर इसमें इंपोर्ट में इंक्रीज हो गया तो 70.46 बिलियन, और ये पिछले साल से मतलब इसने 4.15% इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने ज्यादा मंगवाया है। पर ये कुछ सेक्टर में हमें मंगवाने में डिक्लिनेशन हुई, मतलब डिक्लिनेशन हमने कम मंगवाया, जैसे रॉ कॉटन, सिल्वर, सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स, ये हमने कम मंगवाया है। रॉ कॉटन और वेस्ट ये कितना 61.57% डिक्रीज कर गया। कितना कर गया? 60, मतलब अगर हमने 61 ले लें तो मान लो 62% डिक्रीज कर गया। अगर हमने पिछले साल 100 टन मंगवाया है, इस साल हमने सिर्फ 38 टन ही मंगवाया है, तो कितनी डिक्रीज हो गई ये। सिल्वर में 44.42%, सल्फर एंड अनरोस्टेड आयरन पाइराइट्स में 39.85% ये डिक्रीज हुआ है। अब इसका ये रीजन नहीं है कि हम खुद ही बनाने लग गए हैं या कैसे है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज की है, या हमारी कम्पिटिटिवनेस इतनी थी कि हमारी कंपनीज भी कई बार डाउनफॉल में हो गई। जब कंपनीज ही डाउनफॉल में तो उन्होंने मंगवाना भी बंद किया, तो कई रीजंस होते हैं, पर हमारा इंपोर्ट इसमें डिक्रीज हुआ है। अब ट्रेड बैलेंस की बात करते हैं। भारत ट्रेड डेफिशिएट है इंडिया से, क्योंकि हम मंगवाते ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये डेफिशिएट का मतलब है घाटा। तो हम भारत का जो इंडिया ट्रेड डेफिशिएट है, ओवरऑल ट्रेड डेफिशिएट जो है वो हम कहेंगे कि 37.11% पिछले साल से कम हुआ है। मतलब पिछले साल तो हमने और बहुत ज्यादा मंगवाया था, भेजा कम था, तो उससे हमने अब थोड़ा इम्प्रूव कर गए हैं। और मर्केंडाइज ट्रेड डेफिशिएट भी इम्प्रूव हुआ है, डिक्लाइन सिर्फ 9.66% पे चल है। तो ये सारा अच्छा। यूएस डॉलर का मतलब कंपेयर करें 207, पिछले सालों में लास्ट ईयर 229.37 का घाटा था, डेफिशिएट था, अब 207.20 तक ही रह गया है। तो ये सारी जो आपको स्टडी आ रही है ना, ये इसको अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक जनरल अवेयरनेस, हम इसमें कोई डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल में कि हमें सिर्फ इतना पता लगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो किस तरह से चलती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे हम कहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, कैसे कहेंगे कि नेशन तरक्की नहीं कर रहा। अब इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23 की बात करते हैं। उसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए। फॉरेन ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार, फॉरेन का मतलब बाहर, बाहर के कंट्री, दूसरे कंट्रीज के साथ व्यापार में जो पॉलिसी है। मर्केंटिंग जो है, मर्चेंटिंग ट्रेड है, इसमें शिपिंग ऑफ गुड्स, शिपिंग ऑफ गुड्स मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ एक शिप में दूसरे कंट्री तक जो लेके जाने वाला गुड्स है उसको अलाउ किया गया है थ्रू इंटर इंडियन इंटरमीडियरीज एंड एनहेंसिंग ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो भारत का जो समुद्र का एरिया है उसमें से मर्केंट शिपिंग को अलाउड किया गया कि कोई कंट्री इसमें से निकल सकता है। तो उससे क्या है कि हमारी जो ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी वो भी बढ़ गई है। उनको क्या फायदा होता है शिपिंग को, क्योंकि उनको घूम के जाने की बजाय भारत के एरिया से निकल जाएंगे, तो थोड़ा पैसा दे देंगे, टैक्स दे देंगे, और भारत के साथ ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और उनको फायदा है कि उनको थोड़ा कम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। अब वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट्स एक स्पेशल अकाउंट है कि आप भारत में आपका अकाउंट है किसी बैंक के साथ, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप बैंक में अकाउंट है, पर आप चले गए हो यूके, यूके में आप पेमेंट करना चाहते हो, वहां पे डॉलर में होती है। तो वहां पे अब क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
किसी फॉरेन बैंक के साथ टाई अप होता है, उस टाई अप में क्या है कि आप उसको कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, आप इंडिया के जमा किस में करवाए हैं, एसबीआई में, पर आप यूके में डॉलर निकलवा सकते हो दूसरे बैंक से जिसका टाई अप किसके साथ है, एसबीआई के साथ है। तो इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज है, मतलब आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, कुछ नए टाउन्स मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हैं एक्सपोर्ट के लिए, कि कुछ उनको डेवलप किया जाएगा, वहां से व्यापार बाहर की तरफ होगा। अच्छा, अब आगे बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड सिचुएशन। ये अब ग्लोबल ट्रेड मतलब दुनिया में जो व्यापार की सिचुएशन कैसी है, कैसी 23 में रही, तो उसमें भी अब सेवरल कुछ कह सकते हैं कि ग्लोबल ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे भी कुछ टेंशन रही, कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन रही हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या है, रशिया ने किस पे अटैक कर दिया, यूक्रेन पे अटैक किया है, तो ये रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से भी ट्रेड्स में कुछ असर पड़ा है। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो इस कोरोना के बाद स्लो डाउन आया है, तो वो भी पूरे वर्ल्ड में है। फिर कुछ पॉलिसी एडजस्टमेंट है, कुछ नई पॉलिसी बनती है कुछ उसके हिसाब से। अब ट्रेड वॉल्यूम और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात करते हैं। जो ग्लोबल ट्रेड है गुड्स का, उसमें लगभग 2 ट्रिलियन का डाउनफॉल है, मतलब जितना कल हुआ पिछले 23 से 22 में हुआ था उससे भी कम हुआ है। पर जो ट्रेड सर्विसेज का है, गुड्स का तो डाउन, गुड्स में क्या आ जाते हैं जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं, पर जो सर्विसेज हैं उनमें जो ट्रेड है वो बड़ा है। तो ये जो कंट्रैक्शन हुआ, कम हुआ है, वो है अंडर परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें भारत भी है, उनके जो अंडर परफॉर्म मतलब जितना अच्छा उनको करना चाहिए था उतना अच्छा उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज ने नहीं किया। और सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन साउथ साउथ ट्रेड। साउथ साउथ ट्रेड क्या होता है, जो मतलब इन साउथ साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे कंट्री हैं, इनके आपस में भी जो ट्रेड है उसमें डाउनफॉल हुआ है, बिलो एवरेज रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2022 में 3% थी, अब स्लो डाउन हो गई है 2.4% में। ये सारे अब इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब फिर से 24 में इंक्रीज करेंगे 2.9% तक, ऊपर 2.4 से फिर आके लेके जाएंगे। सो ये डिक्सेलरेशन, डिक्सेलरेशन होता है डिक्लाइन होना, कम होना, तो कोई बहुत सारे रीजन्स में हुआ है, पर कुछ में मॉडरेट ग्रोथ हुई है, जैसे ब्राजील, चाइना, जापान, मेक्सिको, रशिया, ये कंट्रीज में। अब ग्लोबली बात कर रहे हैं, भारत में अगर डिक्लिनेशन फेस हुआ है या डेवलपिंग कंट्रीज में या बाकी दुनिया के देशों में, पर कुछ देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन आप महंगाई को कह सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी पैसे संबंधी जो पॉलिसीज हैं। गवर्नमेंट ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट, अब पहले हम इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कर रहे थे, अब ग्लोबल है, ग्लोबल 8.7% से 6.9% तक डिक्रीज हुआ है। मतलब पहले जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, अब बढ़ी तो है पर थोड़ी कम तेजी से बढ़ी है। तो इसका क्यों है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज एंड लोअर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। तो जो कमोडिटी प्राइसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो कम हुए हैं, और टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं, वर्ल्ड बैंक जो अब वर्ल्ड लेवल पे तो वर्ल्ड बैंक जहाँ यूएनओ कंट्रोल कर रहा है ना, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो टाइटर हुई हैं, सख्त हुई हैं। तो डिसेंट ऑफ इन इन्फ्लेशन हैज बीन स्लो, चाहे
डिक्रीज हुआ, पर ये धीरे धीरे होता जा रहा है। ये क्यों? सप्लाई साइड प्रेशर भी होता है। मतलब जैसे पेट्रोल लो, पेट्रोल को सप्लाई कौन कर रहा है? वो अरेबियन कंट्री कर रहा है, रशिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो अब वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनकी टेंडेंसी होती है प्राइस बढ़े, क्योंकि उन्होंने बेचना है ना। उनकी टेंडेंसी है, उनकी इच्छा होती है कि प्राइस बढ़े, तो उनकी तरफ से प्रेशर होता है कि प्राइस बढ़े। इसलिए जो प्राइस डाउन करने का, महंगाई को कम करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर रहता है कि महंगाई बढ़ती चली जाए। जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, तो जियो पोलिटिकल टेंशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, जो बहुत दो बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, उनके बीच में भी मतलब आपस में टेंशन बनी रहती है। उनकी टेंशन से ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स बिगड़ जाते हैं। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दीज नेशन, इन्होंने ट्रेड को कम किया है। मतलब जैसा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है ना, वो कहता है, चाइना कहता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के बगैर भी कर सकता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कहता है मैं चाइना के बगैर भी कर सकता। इंटरडिपेंडेंसी जब आपकी बिगड़ी तो उसका ग्लोबली जो इकोनॉमी पे फर्क आता है। पॉलिसी रिकमेंडेशन, अब ये यूएनओ की बॉडी है, यूएनसीटीएडी। इसने बैलेंस्ड मिक्स किया है कि उसको फिजिकल, मॉनिटरी एंड सप्लाई साइड मेजर टू सब स्टेबलाइज इकोनॉमीज, बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट बेटर जॉब्स। तो इसको कैसे, क्या क्या करना क्या चाहते हैं हम? अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। स्टेबलाइज कैसे करना चाहते हैं? कि जो गोल्ड प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे वो मेंटेन रहे, वो बढ़े ना। डॉलर में है ना, इंटरनेशनली हम डॉलर में देखते हैं, तो डॉलर में एक प्राइस मेंटेन रहे। फिर इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट करें, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें, और अच्छी जॉब्स और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हों। तो यूएन की तरफ से ये है। तो इसमें फिजिकल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड मैयर, मतलब सप्लाई जो बेचने वाले कंट्री हैं उनका प्रेशर, इन तीनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। तो वो पॉलिसी रिकमेंडेशन में आ जाती है। तो इसमें सेंट्रल बैंक्स को कहा गया है कि आप रिफॉर्म करें, अपने मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बैलेंस करें, और इस तरह से कोऑर्डिनेशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑपरेट करके किसी तरह से स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में लेके आए। ओके, तो जी आज आपकी ये जो है इकोनॉमिक्स की क्लास जो है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स खत्म होती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, कैसे करना है। अब हम थोड़ा सा इस तरह से लें कि ये इकोनॉमिक्स खत्म होगी, आपको कैसे करना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। अगर आप ये सोचोगे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा तो इसमें वेटेज नहीं है ना। ठीक है, अगर टोटल 50 क्वेश्चन है तो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा क्या आएगा। बेसिकली ये एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस में जो बहुत सारे पार्ट्स और आ जाते हैं, जैसे आ गया, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है।
ठीक है, आपको जनरल साइंस पढ़नी है। ठीक है, ये सारा सारा कुछ पढ़ना है आपने। और कौन सा कोई टॉपिक रह गया इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, यही मेन टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। अब इसमें बात ये होती है कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि हम ये पढ़ें, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पढ़ें। बात ये है ना, आप अगर कोई मान लो टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, तो अगर आप सिविल का कर रहे हो तो क्यों नहीं सिर्फ सिविल का ही एग्जाम ले लेती वो। बात है ना, कि सिविल का ही क्यों नहीं, उसमें मान लीजिए जितना भी 100 मार्क्स का मान लो पेपर है, 100 के 100 जो है उसमें सिविल से ही कर ले वो। इसके अलावा आपको इंग्लिश भी पढ़नी है। इसके अलावा वो चाहती है कि आप रीजनिंग भी पढ़ो, रीजनिंग से भी टेस्ट लेगा आपका। और आपको क्वांट मैथमेटिक्स भी आपसे पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये कहते क्यों है, हम क्यों पढ़ें, हम अपना सब्जेक्ट ही क्यों नहीं पढ़ लेते। जनरली अगर आप इस तरह से समझो कि एक सब डिविजनल इंजीनियर बैठा है। ठीक है, कहाँ पे बैठा? अपने ऑफिस में बैठा है। आप उसके पास जाते हो, वो कहाँ से आया हुआ है, एरिया कहाँ पे बैठा है? किसी पंजाब में पंजाब के गांव में कहीं पे नजदीक में बैठा है, दूर। वो आया हुआ है कहीं से, छत्तीसगढ़ से, उसकी अपॉइंटमेंट छत्तीसगढ़ से है या कहीं और से आया हुआ है। पहली, क्या वो आपसे बात कर पाएगा? अगर आप उसको पंजाबी में बात करोगे, नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज है कि इंग्लिश, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। एक ऑफिसर होने के बाद भी वो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए इंग्लिश सिर्फ लोगों से ही नहीं, वो आप किसी ऑफिस में एसडी है, उसको रिपोर्ट देनी है, उसकी रिपोर्ट ऊपर ऑफिस में जानी है, या पंजाब गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने कोई रिपोर्ट मांग ली है, कोई क्लैरिफिकेशन मांग ली है, अब वो किस में लिखेगा? बात है ना, वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे को सिविल का आता है सारा कुछ बस ठीक है, या मेरे को अपना सब्जेक्ट ही आता है ठीक है। चिट्ठी लिखनी किस में लिखनी है? तो उसको इंग्लिश का एमए बंदा बनना नहीं है कि एमए कर ली इंग्लिश में, उसको ऑफिशियली इंग्लिश के साथ डील करना आना चाहिए। ऑफिशियल कोई लेटर लिख सके, कोई ऊपर से लेटर आ जाए। फिर अगर आप पंजाब में जॉब कर रहे हो तो आपको पंजाब की राजभाषा कौन सी है, स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। आपको पंजाबी के साथ भी डील करना पड़ेगा। हरियाणा में जाओगे तो राजभाषा क्या है? हिंदी। हिमाचल में हिंदी, वहां हिंदी से डील करना पड़ेगा। पर जो हमारा संविधान कहता है कि अगर सेंटर स्टेट से डील करेगा तो हिंदी में डील नहीं करेगा, इंग्लिश में डील करेगा। क्योंकि कुछ राज्य जो हैं वो स्टेट्स जो हैं वो तो हिंदी के हैं, पर जनरली भारत में वो तमिलनाडु है, केरला है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश का आना तो जरूरी है। एटलीस्ट आप कोई लेटर लिखो ऑफिशियली, वहां से कोई लेटर आए, आप उसको पढ़ सको। आप अपने जो कोई पीए है, आपका पीए मिलेगा आपको, एज अगर आप ऑफिसर हो तो आप उसको डिक्टेट करोगे कि ये लेटर लिख के ला, तो आप उसको इतनी आपको पता हो तभी डिक्टेट करे कराओगे ना उसको। इंग्लिश आनी जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश एक जरूरी है। पर अब कहोगे कि आईएलटीएस में, आईएलटीएस की उतनी इंग्लिश आनी चाहिए? नहीं, आईएलटीएस का अलग डोमेन है। वहां पर उसका डोमेन क्या है? उसका डोमेन है कि आप बाहर किसी कंट्री में जाके वहां आपको स्पोकन बोलना है, स्पीक स्पीक करना है, समझना है, लिसनिंग समझना है, रीड करना है, ये।
और यहाँ पे आपको ना तो बोलना है ना कुछ करना है, आपको ऑफिशियली लेटर्स लिखने हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स जो है वो डील करना है। अब हमने अभी आज कौन सा टॉपिक खत्म किया? इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, पिछले 5-6 दिन से लगे हुए हैं तो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। तो इसमें एफ वाई क्या लिखा है? आप कहो कि आपको लेटर आया उसमें एफ वाई लिखा हुआ है, तो आपको पता ही ना हो एफ आई क्या है, क्या होता है जी? क्या होता है एफ वाई? लिखा होता है ना एफ वाई 23-24, क्या होता है? हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप वहां, आप अपने आप को अज्यूम करो कि आप एस डी बन गए हो, सब डिविजनल इंजीनियर हो, एई बने हुए हो, वहां तो ऑफिसर हो ना, डील कर रहे हो, एफ वाई फिजिकल ईयर, तो आता है ना, वो आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है 2023 में, 24 में क्या परफॉर्मेंस थी, अब क्या है, आगे कैसे है, फोरकास्ट ऑफिसर को इस चीजों को करना पड़ता है। तो वो सारा आपको डील करना आना चाहिए। फिर पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अटैच हो गए हो जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, आपको समझ ही नहीं आ रहा वहां पे बोल क्या रहे हैं, बीएससी क्या है, निफ्टी क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ना। आप मेडिकल डिपार्टमेंट में चले गए हो कहीं पे, वहां पे आपकी मान लो आपकी क्लरिकल पोस्ट है, अब वहां पे आपको ये नहीं पता ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है, मतलब हमने मैयर नहीं करना, हमें उसकी मास्टरी नहीं करनी, पर एटलीस्ट हमें पता होना स्फिक मैनोमीटर क्या है, ये सारे कुछ हमें पता होना चाहिए, इसलिए जनरली अवेयर होना जरूरी है। हमें उनमें मास्टर नहीं होना, इन सब्जेक्ट्स में आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर नहीं होना, तो आपको कैसे पता चले कि मैं, मेरे को किस लेवल तक पढ़ना है? तो उसको सिंपल है, आप आज का न्यूज़पेपर उठाओ और उसमें कोई फाइनेंशियल न्यूज पढ़ के देखो, अगर आपको समझ आ रही है आप अवेयर्ड हो, अगर नहीं आ रही इसका मतलब आप उन टर्म्स को समझने की कोशिश करो। तो इकोनॉमिक्स को जब पढ़ना है तो आप, मैंने क्या करवाया, पहले लगभग 120 के करीब हमने टर्म्स ही पढ़ी, उसके बाद हमने 23 से रिलेट करते हुए अलग अलग इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स को पढ़ा, बस इतना ही पढ़ना है। अब इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही आएगा वैसा आएगा, एक जनरल सा क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? हिस्ट्री, हाँ जी, जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की, क्या जरूरत है? आपने एस डी बनना है, एई बनना है ना, एई के लिए आए हो, जेई के लिए, जेई वो भी एक पोस्ट है ना, तो जेई है, आप जेई या एई जो भी आप बनोगे, जैसे भी बनोगे, या कोई और भी डिपार्टमेंट में चले जाओगे, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, पीसीएस, जो आपकी इच्छा है। अब आप बन गए हो, आप मेरे को ये बताओ कि वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या रोल आएगा? कोई रोल है इंडस सिविलाइजेशन का? है? क्या रोल है? क्या रोल हो सकता है? अब वो हजारों साल पहले हो गई है, सिविलाइजेशन थी। अब आपने टेक्निकली एक स्किल एक्वायर किया, सिविल इंजीनियरिंग है ना आपकी, कोई इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, या कोई एमए कर रखा है, किसी ने बीए कर रखी है, कोई और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी रोल है। क्या रोल है? आपको जिस जगह पे काम कर रहे हो, अगर उसकी हिस्ट्री नहीं पता, कल्चर नहीं पता, आप लोगों से डील नहीं कर सकते। पंजाब में आ गए, पंजाब, मान लो हम पंजाब में बैठे हैं, तो पंजाब में आप जॉब कर रहे हो, आपको चलो हरियाणा, हिमाचल में चलते हैं, हिमाचल में जॉब मिली है आपको, तो ये तो पंजाब इधर की स्टेट है, आप हिमाचल में आपको जॉब मिली है। हिमाचल में ऊपर जाओगे आप, लाहौल, स्पीति, किन्नौर की तरफ आप जाओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इनकी जो लैंग्वेज ही चेंज हो गई है। ये लोग एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करते हैं। आप राजस्थान से आए हो, राजस्थान के लोगों का बिहेवियर अलग है,
पंजाब के लोगों का बिहेवियर अलग है, हिमाचल के लोगों का बिहेवियर अलग है, एक जैसा बिहेवियर नहीं है। क्यों? उनकी जो परंपराएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आती चली, उनकी जो एवोल्यूशन हो रही हुई है वो डिफरेंट डिफरेंट हुई है। ठीक। पंजाब में क्या होगा, अगर पंजाब में आए हो तो आपको पता लगेगा ये कभी भी धरने पे आ जा सकते हैं, अग्रेसिव है, एग्रेसिवनेस है। क्यों आया? इनकी हिस्ट्री ही एग्रेसिवनेस है ना। हिमाचल में, हिमाचल के जो लोग हैं इंट्रोवर्ट हैं कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि सारे इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा नहीं, मतलब वो अपनी अपनी जो संस्कृति, जो अपनी छोटा सा एक दायरा उसको संभाल के रखते हैं। उनके जो छोटे छोटे गांव है ना, उनके अपने एक देवी है, एक देवता है, उनको उनकी परंपराएं उनको सदियों से संभाला हुआ है एज इट इज, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, एज इट इज। दूसरा कोई समझे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, वो अपने में मस्त है। एक गांव एक पहाड़ी पे है, दूसरा गांव दूसरी पहाड़ी पे, कोई लेना देना नहीं, वो अपना जी रहा है, वो अपना जी रहा है। तो ये कल्चर आया है। तो जब आप वहां जाओगे, उनकी लैंग्वेजेस को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इस तरह से क्यों हैं। तो एज एन ऑफिसर या एज एन गवर्नमेंट सर्वेंट आपको वहां पे लोगों को डील करना आसान नहीं होती है। अब तरन तारण गए, जाओ आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जनरली पूरे भारत से कहीं से भी आया हुआ आदमी जॉब करता है। ऐसा नहीं कि वो पंजाब में रेलवे स्टेशन में टिकट काट रहा है तो पंजाबी होगा ना, वो अब साउथ इंडियन भी हो सकता है, साउथ इंडियन बैठा है, अब उससे बातें कौन कर रहा है, टिकट कौन लेने आ रहा है, वो ऐसे बुजुर्ग से आ रहे हैं, बुजुर्ग लेडीज जिनको पंजाबी के अलावा कुछ समझ नहीं आता, वो उनसे डील कैसे करना है। ऐसे ही आप जाओगे, मान लो आपकी एसएससी क्लियर हो जाता है या कोई और क्लियर हो जाता है एग्जाम, आपकी जो जॉब लगी है वो तमिलनाडु में लग गई, अब कैसे डील करोगे वहां पे? उनकी लैंग्वेज के बारे में समझोगे, उनके कल्चर के बारे में समझोगे, कौन से लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको किससे डील करना, उनका कल्चर क्या है। कई बार हम कोई ऐसी बात कर सकते हैं जैसे उस जिससे उनके कल्चर को फील होता है कि नहीं यार ये हमारे लिए ठीक नहीं है, आप, ठीक है ना। तो वो सारा समझना वो हिस्ट्री के साथ होता है, इसीलिए जब पंजाब में जब पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है पंजाब हिस्ट्री, तो वो सिख गुरुओं से बाद की सारी हिस्ट्री पंजाब की आ गई। राजस्थान के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर पंजाबियों की तरह है, तो उनका थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उनका थोड़ा बिहेवियर अलग होता है। वो कौन से मुद्दों पे भड़कते हैं, होता है ना, वो कहाँ से कौन से मुद्दों पे भड़कते हैं। वहां पे एक करनी सेना है, आपने सुना होगा, करनी सेना। तो जब कहीं पे भी राजपूत मुद्दा कोई उठता है, मतलब एक कम्युनिटी से ले रहा हूँ, बाकी कम्युनिटी क्या नहीं, तो वो करनी सेना राजस्थान में बढ़ती है। उनके मुद्दे अपने अपने हैं, ठीक है, कौन सा मुद्दा है, वहां कोई धर्म का मुद्दा नहीं, मूछ का सवाल है, इज्जत का, इस सवाल पे ही उठ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? तो उनकी आप बैकग्राउंड देखोगे तो राजपूत कल्चर में इज्जत को, जुबान को थोड़ा ऊंचा रखा गया कि एक बार जुबान दे दी हम करेंगे, वो करे चाहे ना करे वो अलग गल है, ठीक है। सिख किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किसान कैसा बिहेव करता है, क्यों बिहेव कर रहा है, एक बनिया है, दुकानदार है, वो क्यों बिहेव कर रहा है, पता लगेगा कि ये इसका जो कल्चर है, मतलब सदियों से इसी तरह से बिहेव करता आ रहा है। वो ऐसे ही उसने बाप दादाओं को देखा है, वैसे ही आगे करता चला जा रहा है, ठीक है। अब एजुकेशन से मोल्ड हो जाते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो पिछली बात रहती है ना। तो ये सारा हिस्ट्री पढ़ने से आता है, अवेयर होने से आता है, अवेयर। हम किसी कल्चर को डिग्रेड नहीं कर सकते। अब बिहार है, अब बिहार के लोग गरीब हैं, मान लो, मतलब ओवरऑल स्टेट गरीब है वो बिहार, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां के लोगों को अकल नहीं है, या वहां के लोग बढ़ना नहीं चाहते, आगे नहीं आना चाहते, पॉलिटिकली वो अप नहीं होना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें भी अपना कुछ टैलेंट है, वो ऊपर उनको है।
आपको सिर्फ क्या करना है, उनको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ती है ना, होता है ना। हाँ जी, क्या हम रिस्पेक्ट देते हैं कि डिमांड करते हैं? हाँ जी, देते हैं, देनी चाहिए। पर अब पंजाब के लोग अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहां पे वो माइग्रेंट ही है ना। वो वहां पे कोई ऐसा थोड़ा कि ऑफिसर लगे हुए हैं ऑफिसर लगे हुए हैं नहीं ना। वहां पे मैनुअल जॉब्स, जो छोटी जॉब्स, उनमें वो अपना आ गए हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। वो लोग कैसे डील करते हैं वहां? हम क्या कहते हैं वहां? हम चाहते हैं कि वो लोग हमें रिस्पेक्ट से बात करें। पर जब यहाँ पे कोई मजदूर आएगा, किसान का खेत में कोई मजदूर है, वो कैसे डील करता है? फर्क आ गया ना। वही आदमी जब अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, वो कहेगा कि मैं पंजाब का आदमी हूँ, मेरे को रिस्पेक्टफुल वे से। पर जब उसके यहाँ पे कोई दूसरी स्टेट का आदमी, गरीब आदमी आएगा, कैसे डील करता है? तो ये एक हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब तक हम दूसरे कल्चर को, दूसरे लोगों को रिस्पेक्टफुल वे से नहीं देखते। जमीन किसकी होती है? पंजाब किसका है? हरियाणा, राजस्थान किसका है? पंजाब जो इसमें रहता है उसका है। आप पंजाब को छोड़ के चले गए कनाडा में, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड में चले गए, अब आप पंजाब के नहीं रहे। आप जहां पे रहते हो उस स्टेट पे कमा रहे हो, खा रहे हो। अब यहाँ पे अब विजिट करने आ रहे हो, कभी आए, पंजाब से क्या लेना देना हो गया? तो ठीक है, पंजाब से आपका जहां पे जो लोग रहेंगे, आज जो लोग आए हैं, 50 60 100 साल बाद वो यहीं के हो जाएंगे। वो पंजाबी उनकी पंजाब हो गया, पंजाबी पढ़ लेंगे वो, 10th तक पंजाबी पढ़ ली। मैंने कुछ बच्चे देखे अब पंजाब में जनरली, अब ट्रेंड ये हो गया हर जगह कि अगर थोड़े से पेरेंट्स फाइनेंशियली ठीक है, वो अपने बच्चों को सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। आप किस मीडियम में पढ़े हो? किस मीडियम में? इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश में ना आप? इंग्लिश। लगभग आज सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बोर्ड चाहे कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम में आए। पर फिर भी अब जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, वो पंजाबी मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पंजाबी मीडियम में। अब पंजाबी मीडियम में कौन से बच्चे जा रहे हैं? जो फाइनेंशियली वीक हैं। तो जो वहां से बाहर से कोई लेबर आए हैं, यूपी से आए हैं, कहीं और स्टेट से आए हैं, ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया कि चलो फीस के खर्चे में कम। अब वो पंजाबी मीडियम में पढ़ रहे हैं। डिफिकल्टी तो है, पर बच्चा अब छोटी उम्र से ही पंजाबी सीख रहा है तो उसको तो इजी है ना। 5वीं का बच्चा जो, उसमें ना छोटे छोटे कोई कविता होती है, कोई गुरबाणी आ गई, वो उसको उतने ही अच्छे से पढ़ता है जितना पंजाब का कोई बच्चा पढ़ता होगा, क्योंकि उसने स्टडी की है। दैट मीन्स हमें कल्चर पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी आप देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो आप देख रहे हो कुछ छोड़ रखा है? नहीं देख रहे? देखो इसको, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस है, ये देखना जनरल अवेयरनेस है। एक साउथ इंडिया का गाना था नाटू नाटू, सुना है आपने? नहीं सुना? पंजाब पुलिस में वो एग्जाम में नाटू नाटू पे क्वेश्चन आया क्यों आया? साउथ इंडिया का गाना नाटू नाटू, ऑस्कर में वो प्ले किया गया, ऑस्कर अवार्ड मिला है। आप भी सुनो, ठीक है। आज का जो बच्चे हैं वो कोरियन गाने सुन रहे हैं ना, कोरियन प्ले देख रहे हैं, चाइनीज प्ले देख रहे हैं, रशियन प्ले देख रहे हैं, पहले इंग्लिश ही देखते थे, वो भी देख रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारे ग्लोबली, अब हम यूट्यूब से और जुड़ते जा रहे हैं, इंटरनेट से और जुड़ते जा रहे हैं। तो आप देखो नाटू नाटू गाना आया, उस पर पंजाब में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ये चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, कि आप जो अपना एग्जाम है ना, वो तो टेक्निकली तो आप साउंड हो ही, पर आप दिमाग से आसपास देखने वाले भी होने चाहिए।
आप आसपास को समझ रखने वाले होने चाहिए, आप कोई बात करने वाले होने चाहिए, आपको पता हो अगर कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है, ऐसा होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, ये तो ऐसा तो नहीं, इस तरह से बात करने वाले होने चाहिए। आपके आसपास क्या है, चंडीगढ़ घूमो फिरो, चंडीगढ़ में जाओ आप, चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस का पिछले 23 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया पंजाब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है पीजीआई, वो किसके नाम पे है, 4 ऑप्शन दे दी उन्होंने। एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर था पहले, कैरों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक नाम और दे दिया, बताओ किसका है, कहां से देख के लाओगे आप, कहाँ कहाँ से, कहाँ रहते हो आप, 79 मोहाली, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, ठीक है, पता है नाम किस पे नाम पे है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने ये 1958 में इसको किसने स्टैब्लिश किया था, प्रताप सिंह कैरों, उसकी ड्रीम था कि ये बने, पर नाम उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया। तो आपके आसपास छतवीड़ गए हो, किसके नाम पे है वो, रॉक गार्डन गए हो, किसके नाम पे है, नेक चंद पे, नेक चंद, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप चंडीगढ़ घूमो, अगर आप जिस प्लेस पे, आपकी कौन सी सिटी है, सिटी, आप कहाँ से आए हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है राजस्थान में, आप हनुमानगढ़ में सब कुछ जानते हो, ठीक है, जानो, जब आप जिस होम स्टेट से हो, जिस जगह से हो, उसके बारे में जानो, होम स्टेट, होम कंट्री के बारे में जानोगे, ये ही आपकी जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, ये ही जनरल अवेयरनेस है, इस तरह से आप जाओगे करोगे तो आप इंप्रूव करोगे। मतलब इसको डम्बनेस नहीं कि सिर्फ उसको पता है, बस एक ही चीज पता है, उसको और कुछ नहीं पता है। सचिन तेंदुलकर को एक ही चीज पता है, क्रिकेट कैसे खेलना है, उसको और कुछ नहीं पता है। नहीं, दूसरों को में आप मास्टर थोड़ो हो सकते हो, एक चीज में मास्टर हो सकते हो, पर आपको बाकी चीजों का पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इनके पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। कल निफ्टी, कल मैंने आपको बताया था निफ्टी ड्रॉप हो गया था, क्यों हुआ था, निफ्टी ड्रॉप होने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। -3.5 शो कर रहा था इस क्लास में, जब क्लास चल रही थी लगभग 9:30 के करीब -3.5 शो कर रहा था, परसेंटेज इतनी डाउन हो रही थी, क्यों हो रही थी, जनरल अवेयरनेस। कल इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे, और इलेक्शन रिजल्ट आने का मतलब है, पहले टफ कंपटीशन शो हो रहा था बीजेपी और उसमें, तो बीजेपी ओरिएंटेड कुछ, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके शेयर डाउन हो रहे थे, कि अब गए, अब गए, अब गए, डाउन हो रहे थे, 12:30 बजे तक डाउन हुए, 12:30 बजे फिर रेज हो गए, क्यों, तब वो पोजीशन क्लियर होने लगी कि अब बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा से बन सकती है। हो रहा है ना, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं ना। ठीक, इसलिए मतलब एक जनरल है ना कि वो इस पोजीशन में आ गए ना, अगर बाई चांस इतनी सीटें नहीं आती तो भी खत्म था। फिर और डाउन हो जाना था। अगर शुरू में ही पता लगा 400 सीटें आ रही हैं तो लिफ्ट हो जाना था, ऊपर हो जाना था। तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको पढ़ो, समझो, ठीक है, अपना सब्जेक्ट तो पढ़ो ही, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, वो तो पढ़ो ही, बाकी भी अवेयरनेस रहो। ये जो मैं जहाँ पे सुनाता हूँ ये तो कहानियां हैं, इसमें आपने स्ट्रेस लेके नहीं करना है कि पता नहीं क्या है, कहानियां हैं, पर आपको एक बार सुनना है, पढ़ना है, और अपने आप याद होना शुरू हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो होने शुरू हो जाते हैं। ओके।